लीडर्स नमस्कार, स्वागतम आप सभी का आज के इस वेबिनार में। मैं सत्य का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी व्यावसायिक क्लोजिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे और उम्मीद करता हूं कि बहुत जबरदस्त तरीके से मंथ एंड को अंजाम दे रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम आपकी बेहतर बिजनेस की उपलब्धियों की कामना करती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है उन तमाम लोगों के लिए है जो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन तमाम लोगों के लिए है जिनका वास्ता एग्रीकल्चर के साथ है। दोस्तों, हम सभी को इस बात का पूर्ण रूप से अंदाजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रधानता है। देश की अगर जीडीपी की बात करें तो देश की जीडीपी को हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों, हम सभी वर्तमान समय में जिस पर्टिकुलर स्टेज से गुजर रहे हैं वो हम क्रॉप्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो मॉनसून क्रॉप्स का एक बहुत ही बेहतरीन जो है सीजन हम सभी को दिख रहा है। मॉनसून क्रॉप्स, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के अलग अलग जगहों में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होगी। लोग मानसून क्रॉप्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। दोस्तों, ये मानसून क्रॉप्स जुलाई से अक्टूबर के महीने तक जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूं कि देखने को मिलेगा। हर जगह किसान भाई मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन मौसम की जो आंख मिचौनी है और हमारी जो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है, जो हमारी मट्टी की हालात है, उन चीजों को देख करके कभी कभी किसान भाई और हम सारे लोग बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाते हैं। कभी कभी मौसम अगर अनुकूल नहीं रहा तो रिजल्ट यानी कि खेती में जो पैदावार है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। किसान भाई परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मौसम अनुकूल है और मट्टी अगर सही तरीके की ना बन पाए तो तमाम प्रयासों के बावजूद अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, यानी कि यील्ड जो है खेतों से मिलने वाली जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की जो फाइनल स्टेज में जिन चीजों को हम हार्वेस्ट करते हैं उसे यील्ड करते हैं, यानी कि उत्पादन जो है फसल का बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आज की दौर में सबसे ज्यादा अगर लेबर अगर कोई करता है तो वो होते हैं किसान भाई। सुबह से शाम हो जाती हैं खेतों में अपना जो परिश्रम करते 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 करते, और अगर तमाम मेहनत के बावजूद अगर उनके हिसाब से या फिर मन वांछित रिजल्ट्स या फिर यील्ड अगर ना मिले तो दोस्तों हम समझते हैं कि इसके खामियाजे जो है हम सारे ही लोग भुगतते हैं। दोस्तों, हम सबों का एक छोटा सा प्रयास होगा कि हम कैसे अपने किसान भाइयों को और उन तमाम लोगों को हम बेहतर से बेहतर उत्पादक क्षमता बढ़ाने में हम उनकी मदद कर सके। कीवा काइपो अपने डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स कैटेगरी के साथ आपके बीच में हमेशा से तैयार रही है। एक्सक्लूसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे किसान भाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं और साथ ही साथ उनके चेहरे पे खुशियां लाने का प्रयास करती है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल रेंज में, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में उन्हें ये तमाम चीजें उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं उन तमाम किसान भाइयों के लिए जिन्होंने एड़ी चोटी का पसीना एक कर रखा है हमारे भोजन की थाली में दाना उपलब्ध कराने के लिए। आइए, आज का सेशन हम समर्पित करते हैं किसान भाइयों को, और आज कुछ खास प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत होगी। और सबसे पहले हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो मॉनसून क्रॉप्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने खेतों को कैसे तैयार करें। किसान भाई अपने खेतों को किस तरीके से एक्टिविटीज करे ताकि मट्टी जो है बेहतर तरीके से तैयार हो जाए और उसमें लगने वाली हर बीज से बेहतर ईल्ड निकल करके आए। ध्यान से सुनिएगा, आज का सेशन आपके लिए है। रोपाई से पहले क्या करना है दोस्तों? रोपाई से पहले हमें, मैं ये मान करके चलता हूं कि आपने खेतों को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, वीड्स और जितने भी खरपतवार है उन तमाम चीजों को दूर कर दिया है। मट्टी बिल्कुल अब ये उसमें किसी भी किस्म के अनवांटेड चीजें नहीं है, लेकिन अब चैलेंजेस यानी कि मसला यह है कि उस मट्टी की ताकत को यानी कि फर्टिलाइजिंग पावर को हम कैसे बढ़ा सके, उर्वरक क्षमता में कैसे हम निखार ला सके। तो सबसे पहले कीवा काइपो की ऑर्गेनिक मैन्योर एग्रो बूस्टर प्लस यूरिया ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप तैयार कीजिए।
ट्रैक्टर से मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाइए, क्योंकि आज की जो खेती होती है चूंकि बृहद पैमाने पे होती हैं, तो दोस्तों बृहद पैमाने में यानी कि बहुत बड़े फार्म में आप मतलब मैन्युअली हल से काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ट्रैक्टर से अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर एग्रो बूस्टर, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है, प्लस यूरिया, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार आप 500 ग्राम प्रति एकड़ आप एक मिश्रण बना लीजिए और उसके बाद अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दीजिए ट्रैक्टर का सहायता लेते हुए। सेकेंड डे यानी कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट डे आपको करनी है, जिस दिन आपने मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, पानी उपलब्ध करा दिया, उसके बाद धान की रुपाई की स्टेज आती है। धान की रुपाई में सबसे पहले तो हम बीजों को तैयार करते हैं, ताकि उन बीजों को हम हटा करके अच्छे तरीके से एक खास डिस्टेंस में जो है हम अपने खेतों में इन बीजों को रोक सके। लोकल लैंग्वेज में इसे चारा कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे चारा कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल होता है। पहले तो काफी घने स्थिति में इन इन धान के छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जाता है और उसे फिर तोड़ करके बहुत बड़े एरिया में मैन्युअली जो है उसे रोपा जाता है। आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आपके खेतों में धान उपजाई जाती है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये उन तमाम किसानों की एक्टिविटीज है जो वो अपने खेतों में करते हैं। दोस्तों, जब पुष्प गुच्छ आरंभ अवस्था में यानी कि फूलों में जो इनिशियल स्टेज होती है, वो चावल के विकास के प्रजनन चरण की शुरुआत होती है। जब छोटे छोटे शाखाएं जो हैं उनमें से निकलने लगती हैं, पुष्प गुच्छ आरंभ अवस्था में चावल के विकास के प्रजनन चरण की शुरुआत होती है। पहला दिन में क्या होता है, पहला दिन में हमें ये करना है, एग्रो ग्रोथ 10 ml लेनी है हमें। एग्रो ग्रोथ 10 ml लेनी है। एग्रो एग्रो ग्रोथ 10 ml हमें मिलाना है। एग्रो 80 30 ml मिलानी है। 15 लीटर पानी में मिला करके सामान्य रूप से छिड़काव कीजिए। मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें जब आप पौधे को खेतों में रोप लेते हैं, उनके बाद एग्रो ग्रोथ की 10 ml आपको लेनी है, जिसे आपको एग्रो 80 के 30 ml के साथ मिलानी है और इन मिश्रण को 15 लीटर पानी के साथ मिला करके चारों तरफ बिखेर देना है। 20वां दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये पहला चरण जो होता है ये बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार किया। मिट्टी को कैसे तैयार किया, यहाँ पे आप देख लीजिए। मिट्टी को तैयारी करने के लिए जब आपने बीज नहीं रोपा है, जब खेतों में आपने पानी पर्याप्त नहीं डाला है, वैसी स्थिति में आपने ऑर्गेनिक मैन्योर लिया या फिर एग्रो बूस्टर लिया। फिर प्रति एकड़ 500 ग्राम यूरिया आप ले लीजिए और उसे ट्रैक्टर की सहायता से आप उसको चारों तरफ बिखेर दीजिए और खेतों में पर्याप्त पानी जो है आप डाल दीजिए। अगर ईश्वर मेहरबान है तो वो पानी बादलों से होकर के आपके खेतों में आ जाएगा, और अगर ईश्वर मेहरबान नहीं है तो निश्चित तौर पे पानी की आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी खेतों में बीज डालने के लिए। ये स्थिति होती है जब आप बीज जो है अपने खेतों में डालते हैं। उसके बाद शुरुआती चरण में आपको करना यह होता है कि 10 ml एग्रो ग्रोथ को 30 ml एग्रो 80 के साथ मिलाना है और इस मिश्रण को 15 लीटर पानी के साथ मिला करके अपने खेतों में छिड़क दीजिए। इंतजार कीजिए। 20वां दिन आपको करना यह है कि एग्रो क्रॉप केयर या फंगी केयर। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वातावरण में नमी होती है तो उस नमी के दौरान फंगल इन्फेक्शन या फंगस के डेवलप होने की पर्याप्त माहौल होती है। माहौल का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर फंगस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। वैसे में आपके जो धान है चपेट में आ सकते हैं फंगस की, इसलिए जरूरी है एग्रो क्रॉप केयर या फिर फंगी केयर आप 10 ml ले लीजिए। उसे एग्रो 80 की 30 ml के साथ मिलाइए और 15 लीटर पानी के साथ इन दोनों के मिश्रण को, यानी कि एग्रो क्रॉप केयर या फंगी केयर प्लस एग्रो 80 के मिश्रण को 15 लीटर पानी में मिला लीजिए। इन तीनों को मिलाना है। सबसे पहले
एग्रो क्रॉप केयर की 10 ml लेकर के उसे एग्रो 80 की 30 ml में बड़े अच्छे तरीके से मिलानी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको उसे मिलानी है। और मिलाने के बाद 15 लीटर पानी में आप उसे अच्छे तरीके से खोल करके स्प्रेड कर दीजिए अपने खेतों में। दोस्तों, ये स्टेप्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन स्टेप्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट से आपको अंदाजा लगेगा कि हमें पहला दिन क्या करना है और उसके बाद जो 20 दिन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 सप्ताह के बाद आपको करना क्या है। तो 3 सप्ताह के बाद जब फसल थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, वैसी स्थिति में जब माहौल फंगल डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त होती है, वैसे में आपको अपने इस फसल को बचानी है। जिस तरीके से छोटे बच्चों को हम बहुत ही अच्छी केयरिंग के साथ हम उनका लालन पालन करते हैं, ये फसल जो है वो किसान भाइयों के लिए किसी बेबीज के बराबर है। उनकी देखरेख, उनकी केयरिंग जो है बहुत ही शिद्दत से होनी चाहिए, ताकि वो फल जो है अपने समय पे आकर के अच्छे तरीके से वो फसल दे सके। कुछ लोगों ने कहा कि पहले दिन का पोस्टर फिर से दिखाओ, मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। तो ये पहले दिन की पोस्टर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, इसके बाद की स्थिति होती है 20 दिन के बाद, फिर 3 सप्ताह के बाद यानी कि 40वां दिन, ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेनी है 10 ml। जी हाँ, ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेनी है 10 ml। उसे एग्रो 80 के 30 ml में आप बड़े अच्छे तरीके से मिला दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बैक नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बातचीत करनी है। ठीक है, तो प्लीज डू कोऑपरेट। तो ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है 10 ml आपको लेनी है, और उसके बाद एग्रो 80 30 ml आपको लेनी है। अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एग्रो 80 में अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, और उसे 15 लीटर पानी में मिला करके आप अपने खेतों में छिड़क दीजिए। दोस्तों, कटाई तक, कटाई तक इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए। जी हाँ, कटाई तक इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए। याद रखिएगा, हर 3 सप्ताह में इस प्रोसेस को, इस चीज को आपको रिपीट करना है। उम्मीद करता हूं कि ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस की आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। पहला ये सीक्वेंस था, पहला चरण में ये काम करना है। उसके बाद 20 दिन के बाद आपको ये प्रोडक्ट्स अपने फसल पे डालने हैं, और उसके बाद अगला 3 सप्ताह के बाद आपको ये चीज को रिपीट करनी है। ये सीक्वेंस के दोहराइए दोस्तों। इससे होगा ये कि आपके जो फसल है उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जब इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी, तो अनवांटेड जो इन्फेक्शंस है फंगस की, वो आपके फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और समझने के अलावा आप इस सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तैयार होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये आपके लिए है ये सेशन, कुछ किसान भाइयों के लिए है ये सेशन, ताकि आपको अच्छी ईल्ड मिल सके। अब मैं दोस्तों, सीक्वेंस के बाद आती हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पे नाम लिया, उनमें से चंद प्रोडक्ट्स को आपके बीच में मैं बातचीत करूंगा, बताऊंगा उसकी यूएसपी, बताऊंगा उसकी खासियत, बताऊंगा, ताकि आप उसको समझ सके और भी ज्यादा डिटेल में। आइए चलते हैं, अगली प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। इसमें अगली प्रोडक्ट्स जो आती है, जो बहुत ही आप सबके पसंदीदा प्रोडक्ट्स में से एक है, जिसका आप यहाँ पे स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, आप सभी देख पा रहे होंगे आई बिलीव। तो पहली ये जो प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आज मैं आपसे वार्ता करूंगा, वो ये है कि कीवा की एग्रो बूस्टर। दोस्तों, कीवा की एग्रो बूस्टर, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर की जो जो डेवलपमेंट है, जो हमारी फसलों की जो बढ़ने की जो रेट है, उसमें इजाफा लाती हैं। ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स नहीं है। ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें किसी भी किस्म की साइड इफेक्ट्स और वातावरण में प्रदूषण छोड़ने जैसी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। ये हमारे फसलों के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है।
हमारे इस स्क्रीन पे इस प्रोडक्ट्स को मैं दिखा रहा हूँ, ये तो आपने इसकी इस्तेमाल भी बारंबार अपने खेतों में किया होगा। तो दोस्तों ये वही प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। 1 किलो की जार में आती है और ये एक करिश्माई प्रोडक्ट्स है हमारे फसलों के लिए। फसलों की जान है, फसलों की वो चाहत है जिस चाहत के लिए फसल बेकरार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की बेकरारी होती है, फसलों की भी अपनी बेकरारी है। और ये फसल चाहते हैं कि हमारा मिलन जो है ऐसे एग्रो बूस्टर के साथ हो जाए। इट विल इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड। दोस्तों ये मिट्टी की फर्टिलिटी को, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है और इसको बढ़ाने के साथ साथ पैदावार जो है आपकी बेहतर हो जाती है। दोस्तों फर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पे किसान भाई हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में इस चैलेंजेस को फील कर रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी हर्डल्स है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। तो दोस्तों ऐसी चैलेंजेस और डिफिकल्टी से उबरने के लिए बहुत सस्ता और बहुत ही प्रभावशाली तरीका है कि आप अपने खेतों में एग्रो बूस्टर डालिए। इतना ज्यादा अफोर्डेबल है और इतनी इफेक्टिव है कि मैं उन तमाम लोगों को उदाहरण के रूप में लेता हूं जिन्होंने अपने खेतों में इस एग्रो बूस्टर को डाला। चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, हर जगहों पे जहां खेती होती है लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और इसके अच्छे रिजल्ट्स जो है उस रिजल्ट से अपने खेतों की फसल में इजाफा लाया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप देश के कौन से जगह से संबंध रखते हैं, क्या आपने अपने खेतों में एग्रो बूस्टर को इस्तेमाल किया या नहीं, और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। फिलहाल सेशन को आगे बढ़ाते हैं विथ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड ग्रेन्यूल्स। दोस्तों इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है, वास्तव में मैं आपको थोड़ी सी इसकी साइंटिफिक जो विश्लेषण है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रेजेंस से मिट्टी के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उस हेल्दी बैक्टीरियाज का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। दोस्तों हेल्दी बैक्टीरिया, आई मीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के बारे में हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से इंसान के अंदर भी कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जैसे हमारे कर्ड में जो बैक्टीरिया पाई जाती है, यानी कि दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है, वो हमारे गट के लिए अच्छा होता है। वहीं जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं आपको संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से खेतों के लिए कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। दोस्तों ये कीवा की बूस्टर जो है ये हेल्दी बैक्टीरिया मट्टी के अंदर पनपने में मट्टी की मदद करती है, जिससे फायदा ये होता है कि जब बैक्टीरिया डेवलप करती है तो अपने अपने बाई प्रोडक्ट्स के रूप में बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी में इजाफा होती है। कुछ गैसेस उनसे रिलीज होती हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ जब बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं वो अब उनका जीवन चक्र की एक अलग सी स्थिति होती है जिससे वो एक मैन्यूर्स में एड ऑन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में, एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में वो व्यवहार करते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो मिट्टी की जो विशेषता है उस विशेषता में निखार आती है। बेनिफिट की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा अगर मैं कंक्लूड कर करके बात करूं दोस्तों, तो इससे फायदा ये होता है कि जहां मिट्टी में बेहतर तरीके से फसल बढ़ने की संभावना बन जाती है, वहीं साथ ही साथ फसल की रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाती है। जब देखिए मिट्टी अच्छी होगी तो पौष्टिकता फसलों को अच्छी मिलेगी। जब पौष्टिकता अच्छी मिलेगी यानी कि इनपुट जब अच्छा होगा तो आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा। ये फसल जो है वो ताकतवर होंगी, ये बड़ी आसानी से किसी संक्रमण के चपेट में नहीं आएंगी। ये इसके फायदे होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों होता यह है कि कभी कभी पौष्टिकता की कमी हो जाने से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। कभी कभी पत्तियों की ग्रोथ रेट में भी कमी देखी जाती है। पत्तियां जब पीली पड़ रही है इसका सीधा मतलब ये है कि पत्तियों के अंदर किसी पौष्टिकता की कमी है। और जब पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पत्तियां छोटी छोटी हो रही हैं तो पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिससे कि पौधे अपने लिए भोजन बनाती हैं सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में। जब पत्तियां ही पीली पड़ जाएं या पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटे छोटे हों तो फोटोसिंथेसिस पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं बना पाएगी, जिससे कि पौधों को ताकत नहीं मिल पाएगा, ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। नतीजा ये कि पौधे कुलमुलाने लगेंगे और किसी इंफेक्शन के चपेट में आके बड़ी तेजी से हार मान जाएगा, यानी कि ये किसानों के लिए सीधा लॉस की स्थिति को पैदा कर देती है। कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो सकती है, यानी कि ग्रोइंग रेट जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है।
इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है और साथ ही साथ किसी भी किस्म के फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। आमतौर पे जहाँ खेतों में देखा जाता है सबसे ज्यादा अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो वो होती है फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि जहां नमी रहती है वहां फंगस बड़े आसानी से पैदा होती है। और फंगस को तो एक जगह चाहिए जहां से वो अपना जीवन चक्र को पूरा कर सके, वो अपनी तादाद को बढ़ा सके, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तो आसपास जो भी चीज है उसके ऊपर पड़ जाते हैं और नतीजा ये कि उन्हीं से खुराक लेते हैं, उन्हीं से सारी चीज लेते हैं और पौधे को नष्ट कर देते हैं। तो हर चीजों में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस एग्रो बूस्टर से। दोस्तों करना यह है कि आपको 1 एकड़ जमीन में 500 ग्राम, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है आपको लगनी है 2 बार, क्योंकि 1 किलो की ये कंटेनर साइज है। 1 किलो की कंटेनर साइज में आप देख सकते हैं 1 किलो की जब ये कंटेनर साइज है तो इसका आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये आपके लिए वास्तव में 1 एकड़ जहां जमीन अगर आपके पास है तो 2 बार आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर केमिकल फर्टिलाइजर एड 1 किलोग्राम ऑफ कीवा एग्रो बूस्टर इन 1 एकड़ ऑफ लैंड। कभी कभी अगर आपको फर्टिलाइजर के साथ मिला करके इसका इस्तेमाल करना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप 1 एकड़ जमीन के लिए, 1 एकड़ का मतलब 43,560 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है, उतने बड़े लैंड में आप 1 किलोग्राम कीवा की एग्रो बूस्टर लीजिए और उसमें आप फर्टिलाइजर ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद उसे 1 एकड़ लैंड में छिड़क दीजिए। कभी कभी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था या फिर उस तरीके के हालात नहीं होती हैं, आपको फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ते हैं। तो वहां आप अपने फर्टिलाइजर में आप 1 किलो, 1 एकड़ में जितना आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कम से कम डालिए और उसमें 1 किलोग्राम कीमा की एग्रो बूस्टर डाल करके 43,560 स्क्वायर फीट यानी कि 1 एकड़ जमीन में आप छिड़क दीजिए। आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों ये थी पहली प्रोडक्ट जिससे आप अपने खेतों की मट्टी को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एग्रो बूस्टर की बारे में आप सभी समझ गए होंगे। अब इसी से संबंध में मैं किसी अन्य प्रोडक्ट के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। स्क्रीन पे बने रहिए, अगली प्रोडक्ट आपकी इस स्क्रीन पे बस आने ही वाली है। कुछ लोगों ने लिखा है कि सर बारिश ज्यादा होने से पीलापन हो जाता है। दोस्तों होता यह है कि जब बारिश ज्यादा होती है और जरूरत से ज्यादा अगर बारिश हो गई और पत्तियां बारिश में अगर डूब जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है, पत्तियां सड़ जाती हैं। तो ये तो इंद्र भगवान की अपनी सोच है, विचार है कि कहीं कहीं बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल को नुकसान हो जाता है। एनीवे हम उस बिंदु पे बात नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं। जो चीज हमारे बस में नहीं है हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बस में है उसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे। दोस्तों इसके बाद एक दूसरी एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करूंगा मैं। ये किस रूप में आपको फायदे दिलाएंगे ये स्क्रीन पे आपको मैं बस सभी बताने वाला हूँ। यस, और इस तरीके से यस हियर वी गो। सो दोस्तों प्रस्तुत है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर। एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग में आती है और जिस तरीके की पैकेजिंग है और जिस तरीके की ये प्रोडक्ट्स है, बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो है कीवा काइपो के बास्केट में हम लोगों ने देखा है। एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर सॉल्ट बेसिकली खेती को एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक मोड में बदलने का एक छोटा सा प्रयास है। हम सबके मिले जुले प्रयासों से हम देश के जो खेती की व्यवस्था है उसमें हम सुधार ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आपके पौधों के अंदर पर्याप्त मात्रा में और अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को बढ़ाने में ये ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपने पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को बढ़ा दिया या फोटोसिंथेसिस को प्रभावशाली बना दिया तो सारा काम आसान हो जाता है। क्योंकि ए- इस ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर जो कंटेंट है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों फोटोसिंथेसिस की जब भी बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, ये दोनों रिवर्स प्रतिक्रिया है।
फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जबकि हमारी रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रिया मानी जाती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पौधों के लिए भोजन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सके, इसके लिए पर्याप्त वातावरण, पर्याप्त न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, जो उपलब्ध कराती है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। एक उचित वातावरण पैदा करती है पौधों के लिए, जहां पीएच मेंटेन होता है, जहां उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पौधों की पूरा होती है। इस तरीके से जब ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, पीएच अगर मेंटेन होता है, जहां अच्छे तरीके से आपके जो पौधे हैं फोटोसिंथेसिस करते हुए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सके। तो दोस्तों, जब कार्बोहाइड्रेट निर्मित होती है तो पौधे ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खुराक मिलती है, कैलोरीज मिलती है। ये क्रिस्टल फॉर्म में है और बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल है, और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इन जनरल रेट्स यूजुअली 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पर्याप्त होता है। 150 लीटर पानी में आप 500 ग्राम इस मेन्योर्स की मिला दीजिए और उसे 1 एकड़ जमीन में आप उसे स्प्रेड कर सकते हैं। वी कैन यूज विथ सॉइल एप्लीकेशन विथ और विदाउट यूरिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यूरिया डालना ही है, अदरवाइज डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। उनके लिए है कि आप 1 किलोग्राम you can use with the soil application with and without of urea 1 kg per acre। 1 kg पर एकड़ आप ले लीजिए यूरिया का, और उसे 500 ग्राम्स मैन्यूर के साथ आप मिला करके स्प्रेड कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज इन पैडी, जब आप धान की जब वहां पे फ्लोरिंग का स्टेज होता है, या फिर व्हीट का फ्लोरिंग का स्टेज होता है, या मेज की फ्लोरिंग की स्टेज होती है, वैसे टाइम में आप कोशिश कीजिए कि जो स्प्रे होती हैं वो लेट इवनिंग में करें या अर्ली मॉर्निंग में करें। ध्यान रखिएगा, इसकी स्प्रे जो है आपको लेट इवनिंग में करनी है या फिर अर्ली मॉर्निंग में करनी है। लेट इवनिंग में इसलिए कह रहा हूं या अर्ली मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तापमान बहुत सही होता है। अदरवाइज अगर आप दिन के उजाले में करते हैं जहां सनलाइट काफी प्रोमिनेंट होता है, ये स्प्रे आपकी वेपोराइज हो जाएगी और फसल को इसका पूरा का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये आप चाहे तो आप इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास चीजें हैं जो मैं रिवील कर दे रहा हूं आपके साथ। मैग्नीशियम सल्फेट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। इसके अंदर एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 चीजें ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर हम बेहतर क्रॉप्स की कल्पना नहीं के बराबर कर सकते। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का होना, पर्याप्त मात्रा में होना, ये एक किस्म की पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स है, होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इसमें 40 to 45% नाइट्रोजिनस पोटेश कैल्शियम है, 8% मैग्नीशियम है, 49.5% न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट एस है। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने आपको रिवील किया। तो कुल मिला करके ये मैन्योर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए है। फसल अगर कमजोर हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में आप बढ़ोतरी ला दीजिए, फसल मजबूत हो जाएंगे और आपकी फसल की जो ईल्ड है वो बेहतर होंगी। इसी क्रम में दोस्तों मैं बात करूंगा आगे कुछ अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में। सेशन के साथ बने रहिएगा आप सभी। ओके, सो अगली जो प्रोडक्ट्स है आपके इस स्क्रीन के पे उपलब्ध हैं, और ये प्रोडक्ट्स अगेन कीवा काइपो की लाजवाब प्रोडक्ट्स की श्रेणी में से चुनिंदा प्रोडक्ट्स है, जिसे हम सभी क्रॉप केयर के नाम से जानते हैं।
250 ml की कंटेनर साइज में ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। और इस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो ये कहूंगा, जिस तरीके से नाम लेबल पे लगी हुई है क्रॉप केयर, यस, क्रॉप्स की केयरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होती है। एग्रीकल्चर एंड इंडिया, दोस्तों कृषि और भारत, देखा जाए तो जब भी हम बात करते हैं कृषि की तो भारत की छवि जो है सामने उभर करके आ जाती है, और जब हम कृषि की बात करते हैं तो भारत की छवि उभर करके आ जाती है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे का सच पूछा जाती इतना अच्छा संबंध है कि हमने एग्रीकल्चर के साथ एक बेहतर देश की कल्पना की है। भारत में जहां अलग अलग क्षमता वाले किसान मौजूद हैं, अलग अलग क्षमता का मतलब है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है अलग अलग हो सकती है, और उस हिसाब से सभी किसान भाई जो है अपना मेहनत करते हैं और खेतों में फसलों को उगाते हैं। जो लोग थोड़े संपन्न हैं वो आधुनिक तरीके से फसलों का उगाने में विश्वास रखते हैं। जो थोड़े से निम्न स्तर के लोग हैं वो ज्यादातर केसेस में भगवान के ऊपर या हमारे कुदरत के ऊपर निर्भर करते हैं। बात चाहे किसी भी क्लास के किसानों की हो, हर किसान चाहता है कि अच्छे तरीके से खेतों की व्यवस्था हो, अच्छे तरीके से हम खेतों की मट्टी को बनाएं, और हम उसमें जो भी बीज डाले वो बीज कन्वर्ट होने चाहिए। दोस्तों इन इंडिया कंज्यूम्स केमिकल पेस्टिसाइड इन हायर अमाउंट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें पिछले कुछ दशकों में देखने को मिली है। एक जमाना था जिस समय हम सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग किया करते थे, लेकिन आज आधुनिकीकरण की होड़ और बढ़ते हुए पॉपुलेशन को भोजन उपलब्ध, अनाज उपलब्ध कराने की चाहत ने और ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत ने किसानों को, या फिर ये कह लीजिएगा कि कृषि से संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी आंखों के सामने एक काला पट्टी लगा दिया। बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वातावरण बदल गए हैं। ऑर्गेनिक मोड में जिन चीजों का हम पहले एक जमाने में इस्तेमाल करते थे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो शायद आज की तारीख में इफेक्टिव नहीं है। नतीजा ये कि ज्यादा पावरफुल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रही है, फसल दूषित हो रही है, पॉइजनस हो रही है, उसका सीधा संबंध हमारे सेहत के साथ है। दोस्तों ड्यू टू हाई क्रॉप रोटेशन और सीजन्स में बदलाव आने की वजह से हम इन चीजों को रोक भी नहीं सकते और हालात बद से बदतर हो रही है। दोस्तों हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, मैं आपको बताऊं कि जब हम केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो दोस्तों यूं तो आप खेतों में लगी हुई फसल को और उसमें पाई जाने वाली पेस्ट को एक बार कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसका क्या होगा, जिस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आपने फसलों पे किया है उनसे मिलने वाली जो उत्पाद आज नहीं तो कल आपके भोजन की थाली में आने वाली हैं। और इतनी जहरीली चीजों का इस्तेमाल जब आपने पेस्ट को मारने के लिए किया तो कुछ तो डैमेज हमारे सेहत को ये कर ही जाएंगी। आज आपको पता है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं कैंसर जैसी समस्याओं से। कैंसर एक ऐसी चीज हो गई है जो आज हर जगह देखी जा रही है। साथ ही साथ इम्यूनिटी में कमी आ गई है, स्किन से जुड़ी हुई डिसऑर्डर्स जो है देखने को मिल रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, नस्लें जो हैं उनमें कई किस्म के डिफॉर्मेशंस देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो थोड़ा कोशिश करना है कि हम पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें, और वो भी केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें। इस प्रयास में कीवा काइपो ने जो प्रोडक्ट्स आपके पास उपलब्ध कराई है वो ऑर्गेनिक, तो दोस्तों जो क्रॉप्स केयर है वास्तव में एक ऑर्गेनिक तरीके से इन चीजों को बनाई गई है, जो हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती। किवा काइपो की इंडस्ट्रीज ने, हमारी मैनेजमेंट ने ये जो प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराई है, अगर आप सही मायने में अपनी सेहत से, इंसानों की सेहत से और प्रकृति से अगर आप प्यार करते हैं तो क्रॉप्स केयर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। कम से कम मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ना मात्र जो है आप केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए।
कोशिश कीजिए कि आप क्रॉप केयर के इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लें कि केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड की इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए। हाँ, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप लगातार हर बार, हर सीजन में, हर रोटेशन में आप क्रॉप केयर के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप राउंड द क्लॉक, थ्रू आउट द ईयर, आप हर सीजन के लिए, चाहे रबी हो, चाहे जायद हो, चाहे मॉनसून फसल हो, कोई भी फसल हो, आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आप अलग अलग किस्म के कीटों को आप देख पा रहे होंगे। ये वही कीट है जो हमारी फसलों के दुश्मन है, जो किसानों के दुश्मन है, जो देश के दुश्मन है, जो जीडीपी के दुश्मन है। इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके अंदर जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है वो आपको इस स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपसे बात करूंगा कि ये प्रोडक्ट्स निश्चित तौर पे एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो जितने भी पेस्ट आपको मैंने इस स्क्रीन पे दिखाया उन तमाम पेस्ट को रेपेल करती हैं। एक खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम थाइमोल कहते हैं। जी हाँ, एक थाइमोल एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जिसकी प्रेजेंस से ये पेस्टिसाइड जो है दूर भागते हैं और आपके पौधे हो जाते हैं सुरक्षित और पेस्ट फ्री। और अपने आप में मैं आपको बता दूं, थाइमोल जो है ये नॉन टॉक्सिक है और किसी भी किस्म के पर्यावरण पे कोई भी किस्म के अनवांटेड इफेक्ट नहीं डालते हैं और ना ही सेहत के ऊपर इस थाइमोल के कोई भी नुकसानदेह इफेक्ट है। इसकी इस थाइमोल की केमिकल ऑर्गेनिक संरचना जो है आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इस थाइमोल की प्रेजेंस ने जो पेस्ट की जो डेवलपमेंट है उसे कंट्रोल करने की बेहतरीन ताकत है। सबसे पहले तो पौधों पे, जिन पौधे पे ये थाइमोल की प्रेजेंस रहेगी वो पौधों पे नहीं आएंगे, और अगर ये थाइमोल पेस्ट के ऊपर पड़ जाए तो ये अपनी इनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती हैं और नतीजा ये कि ये पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थाइमोल बेसिकली थाइमोल हैम्पर्स और इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ pathway including insect growth regulator. It caused deformities in the insects offspring and insect poison. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये थाइमोल की प्रेजेंस, या जब भी आप थाइमोल के छिड़काव करते हैं तो इस जो पेस्ट के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अलग अलग जो जीवन चक्र होता है उस अलग अलग जीवन चक्र पे ये थाइमोल जो है अटैक करती है और उनके जीवन चक्र की वो जिस स्थिति में है उसे वहीं समाप्त कर देती है। इस थाइमोल की ये खासियत होती है। बेनिफिट्स ऑफ कीवा काइपो क्रॉप्स केयर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इट इज यूज फॉर द पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। इट इज यूज एज ए नेचुरल सॉइल कंडीशनर, मट्टी की कंडीशन को बेहतर करने के लिए ये क्रॉप्स केयर बहुत ही इफेक्टिव है। इट इनहांसेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये डेवलपमेंट यानी कि पौधों के विकास में मदद करेगी। इट शुड बी यूज्ड बिफोर द इफेक्ट ऑफ ऑन। दोस्तों कोशिश इस बात की करनी है कि जब इंसेक्ट पौधों पे शुरुआती चरण में जैसे आने की शुरुआत हो उसी समय आप इस क्रॉप केयर का इस्तेमाल कीजिए। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यूं तो आप एक शेड्यूल्ड वे में अपने पौधों के ऊपर इसकी बारंबार छिड़काव कीजिए। और अगर मान लीजिए आपसे चूक हो गई, पौधों पे जैसे ही ये इंसेक्ट आपको पहली बार दिखे, इमीडिएटली ऑन द वेरी सेम डे आप इसकी छिड़काव कर लीजिए। इट इज 100% इको फ्रेंडली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिपेलेंट है, जो एक नहीं, दो नहीं, कई किस्म के पेस्ट से आपकी क्रॉप्स की रक्षा करती है। इस्तेमाल की विधि और जो क्वांटिटी है मैं आपके साथ शेयर कर लूं। दोस्तों 2 से 3 ml, ज्यादा नहीं लगती, 2 से 3 ml कीवा काइपो की क्रॉप केयर आपको लेनी है और साथ में मिला लेनी है इसे एग्रो 80 की 2 से 3 ml के साथ, यानी कि 2 से 3 ml क्रॉप केयर की लेनी है, 2 से 3 ml एग्रो 80 की लेनी है और उसे 10 से 20 लीटर पानी के साथ मिला करके अच्छे तरीके से चारों तरफ आप उसे स्प्रे कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आप प्रिवेंटिव मोड में इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत लोग बार बार पूछते हैं। प्रिवेंटिव मोड में यानी कि जब इंसेक्ट
आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उस स्थिति में 7 से 14 दिनों के अंतराल में आपको इस पावरफुल प्रोडक्ट का स्प्रे जो है अपने पौधों पे करना है। 7 दिन का अंतराल हम तब लेंगे जब आपको लगे कि फसल को नुकसान हो सकता है, जब आपको लगे कि फसल सही चल रही है, माहौल सही है, इंसेक्ट का जो हमारा इफेक्ट है या इन्फेक्शन जो है नामात्र है, तो 14 दिनों का आप अंतराल ले सकते हैं। इसके बाद टू कंट्रोल डिजीज दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, कभी कभी ऐसा होता है पौधों पे ऑलरेडी बीमारी जो है मौजूद रहती है, बीमारी का मतलब पेस्ट मौजूद रहते हैं, वैसी स्थिति में 7 दिनों का आप अंतराल लीजिएगा। अभी शुरुआती चरण में ही मैंने बताया, जब आपको बीमारी दिखे तो 7 दिनों का अंतराल पे इसका स्प्रे कीजिए। अगर कोई बीमारी नहीं है तो 14 दिनों का आप साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया थाइमोल जो प्रोडक्ट्स है वो इसमें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो है पेस्ट जो है नजदीक नहीं आते हैं। ये इसकी केमिकल कंपोनेंट की अपनी खासियत है। सो दोस्तों, आपने अब तक 3 प्रोडक्ट्स के बारे में अभी देखा, और एक प्रोडक्ट जो है आपके बीच में मैं रखूंगा, जो अगेन इन्हीं कृषि से संबंधित है, और वो भी बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट के रूप में है। गिव मी अ मोमेंट। वेल, सो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने पर्याप्त चीजों के बारे में आप सबके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर किया। मैं इन्हीं तमाम प्रोडक्ट्स के साथ आज की इस मीटिंग को यहीं पे रोकूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीजें जो आपको कृषि के हिसाब से जो मैंने शेयर किया, इसका आप निश्चित तौर पे अपने फार्मिंग एक्टिविटीज में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो दिस आर ऑल फॉर द डे। आई बिलीव कि आप सभी एक्साइटेड होंगे इस तमाम प्रोडक्ट्स के बेहतर रिजल्ट्स को पाने के लिए। मॉनसून क्रॉप्स, जी हाँ, मॉनसून क्रॉप्स एंजॉय कीजिए इस मॉनसून क्रॉप्स को, और साथ ही साथ हर स्तर पे आप प्रयास कीजिए कि बेहतर से बेहतर तरीके से इन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो। कीवा काइपो हमेशा आप जितना चाहे वो उतना प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध कराएगी, और हमेशा उपलब्ध कराती रहेगी। इतने अफोर्डेबल रेंज में इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स का होना अपने आप में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। सो वी ऑल शुड से हैट्स अप टू द मैनेजमेंट ऑफ कीवा काइपो, जिसने इन तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट्स को आपके लिए उपलब्ध कराया। आज क्लोजिंग का दिन है। आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस मीटिंग में आप सभी जो पधारे हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का आभार। मुलाकात का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, अलग अलग विषयों के साथ हम आपकी सेवा में मौजूद होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, और अगली मुलाकात जल्द होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय केवल।